Hey guys, welcome back to my YouTube channel नोवा एजुकेशंस। मैं धीरज कुमार पटेल आपके अपने YouTube चैनल नोवा एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 9th का जो फिजिक्स का पहला क्लास आपको हमने बताया था इसमें कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्लास में बताए थे फिजिक्स क्लास 9th का जो फिजिक्स है इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। उसका एक बना रहे थे पूरा सिलेबस, आपको ये चीज़ पढ़ना है, 5-6 चैप्टर लेसन था, ठीक है ना, उसको बताए थे। आज जो आपको मैं पढ़ाऊंगा जो क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है, गति का वर्णन, डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन। अब कहिएगा सर एक आप जो है लेसन 2 पर आ गए हैं, लेसन 1 नहीं पढ़ा है। देखिए लेसन 1 पढ़ाया हुआ है, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लेसन 2 में जो दिया हुआ गति का वर्णन है, डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम जानेंगे इसके मुख्य जो रिप्रेजेंटेशन है, जो निरूपण है, ठीक है ना। तो किस चीज को किससे सूचित किया जाता है उसको देख लेते हैं। देखिए इसलिए ये चीज आपको हम बताएंगे सबसे पहले। यहाँ पर जो तुम देख रहे बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसलिए पहले आपको हम बताएंगे, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में क्या है, इसका यूज होने वाला है, अगर पहले से आपको इस चीज की जानकारी रहेगा, पता रहेगा, तो इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। लर्न कीजिएगा, अगले चैप्टर आगे जो क्लास लेंगे हम आपका, ठीक है ना। तो आगे जो क्लास लेंगे यानी उसमें क्या है आपको कि मतलब समझने में आसानी होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी, याद करने का झंझट नहीं रहेगा। याद क्या हुआ रहेगा समझाएंगे तो आप समझते चले जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, मेरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन, निरूपण गति का जो वर्णन के चैप्टर में दिया हुआ है, देखिए दूरी को अगर किसी चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है तो एस और डी से, स्मॉल एस और स्मॉल डी से, ठीक है ना। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इसको ऐसे डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, इसीलिए डी सूचित करते हैं, और इसे एस से भी सूचित किया जाता है दूरी को, समझ गए। अगला दिया हुआ है विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को देखिए क्या है कि एस या डी सूचित किया जाता है या एक्स सूचित किया जाता है, ठीक है ना। देखिए दूरी को एस और डी सूचित किए थे ना, इसको भी एस और डी से की सूचित, सिर्फ इसमें एक और एक्स हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी तीन चीजों में से किसी से भी सूचित कर सकते हैं इस विस्थापन को, समझ गए। लेकिन दूरी को क्या है, एस और डी में से किसी सूचित कर सकते हैं। दूरी और विस्थापन क्या है, एक दूसरे का लगभग तुल्य ही है। समझाएंगे दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, जब चैप्टर के आगे पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक इसमें दिया हुआ है यहाँ पे टाइम, समय। टाइम को स्मॉल टी से सूचित किया जाता है, किस स्मॉल टी से सूचित किया जाता है। अगला यहाँ पे दिया हुआ प्रारंभिक चाल या वेग, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है ना। चाल को कहते हैं स्पीड और वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसे स्मॉल यूज किया जाता है। जब ये प्रारंभिक चाल या वेग पूछेगा तो हमेशा स्मॉल यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्मॉल यू का यूज करेंगे। लेकिन जब अंतिम वेग या चाल पूछता है, अंतिम वेग या चाल के लिए आप जानते हैं कि चाल का इंग्लिश स्पीड होता है और वेग का वेलोसिटी होता है। अंतिम पूछा तो इसीलिए यहाँ पर यू से सूचित करते हैं इसको। अंतिम चाल या वेग किससे सूचित करते हैं, तो सॉरी वी से, स्मॉल वी से सूचित करते हैं। अंतिम चाल या वेग को स्मॉल वी से, प्रारंभिक चाल या वेग को स्मॉल यू सूचित करते हैं, समझ गया तक। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे त्वरण, एक्सीलरेशन। क्या दिया हुआ, एक्सीलरेशन, इसको स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। किसको, त्वरण यानी एक्सीलरेशन। देखिए जब बाइक आप चलाते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं ना, तो एक्सीलरेटर देते हैं तो वही एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। यानी क्या होता है, स्पीड को तोड़ता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, बढ़ाता है घटाता है, बढ़ाता है घटाता है, तो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है ना। पता है इसकी डिटेल जब डिस्कस करेंगे, चैप्टर जब पढ़ाएंगे अभी आगे, जब पढ़ाते चले जाएंगे तब उसमें आपको तुरंत आएगा, सबको पढ़ाया जाएगा। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, समय क्या होता है, प्रारंभिक चाल या वेग क्या होता है, अंतिम चाल या वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। सारे टॉपिक को इसमें डील किया, जितना भी टॉपिक आपका लिखा हुआ है सबको डील करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। चल, और उसके बाद आता है कि वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। त्रिज्या का इंग्लिश क्या होता है, रेडियस होता है, वृत्त का सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। इसको स्मॉल आर से किया जाता है, किससे, स्मॉल आर से। उसके बाद दिया यहाँ पे औसत चाल, एवरेज स्पीड। क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड। औसत चाल का इंग्लिश क्या होता है, एवरेज स्पीड। इसको स्मॉल भी, ए भी मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है ए भी, यहाँ पर दिया हुआ है ए भी, इस ए भी को एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एवरेज कहते हैं। और भी से हो गया आपका वेलोसिटी,
ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा औसत चाल, चाल मतलब जानते हैं चाल या बेग को किस करते हैं, देखिए चाल या बेग का आ गया, देखिए भी आया ना, आया कि नहीं आया, भी आया। यहाँ अंतिम चाल या बेग है, अंतिम चाल या बेग को विस्तृत करते हैं। उसी तरह औसत चाल जो देगा उसको बेग चाल, औसत चाल मतलब क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी हो गया, भी हो गया। औसत दिया हुआ ए भी एवरेज लगा दिए तो भी ए भी, या भी के ऊपर रेखरिंग दिया रहता है, भी के ऊपर इस तरह से क्या दिया रहता है, रेखरिंग देता है, स्मॉल भी के ऊपर रेखरिंग देता है, उसको क्या कहते हैं, औसत चाल एवरेज स्पीड कहते हैं। दोनों में से किसी से एक से स्विच कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल पूछे या आपको औसत वेग पूछे, दोनों एक ही प्रकार, एक ही चीज हुआ। जैसे आपसे पूछा था ना, चाल पूछे या वेग पूछे, दोनों को भी से या यू से सूचित करते हैं, ठीक है, चाल या वेग कुछ भी पूछे। उसी तरह से औसत चाल पूछे या औसत वेग पूछे, दोनों को भी ए भी या भी रेखिंग सूचित करता है। देखिए दोनों है ना, यहाँ पे भी वेलोसिटी, ए बी से एवरेज, भी रेखिंग से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। समझ गए बात को, समझ गए इस चीज को। चलिए उसके बाद दिया है कोणीय वेग, यानी कोणीय मतलब होता है एंगल, एंगुलर, कोणीय क्या होता है, एंगुलर, कोण मतलब एंगल, कोणीय मतलब एंगुलर, वेग मतलब वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी को किससे करते हैं, ओमेगा से। देखिए डब्ल्यू को इस तरह से ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे मिला देना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, क्या कहते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी, इसको इसका चिन्ह हो गया, ठीक है ना, सिंबल हो गया। इसको एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से सूचित करते हैं, किससे, ओमेगा, इसको क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते, क्या पढ़ते हैं जी, ओमेगा पढ़ते हैं इसको। समझ गए इस बात को। एंगुलर वेलोसिटी को किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं। फटाफट से बोले किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं, ठीक है ना। चलिए इस बात को समझ गए। और समझते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिया हुआ है। दूरी का सूत्र क्या होता है उसको देखते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है जी, चाल गुना समय होता है। आप जानते हैं, जस्ट बताया आपको, दूरी को ऐसे सूचित करते हैं, दूरी को किस सूचित करते हैं, ऐसे सूचित करते हैं, जस्ट बताया आपको, पता है ना। तो दूरी को सूचित करते हैं ऐसे लिख दिए, तो समय को करते हैं ऐसे सूचित, एस या भी से, एस या भी से बोलते हैं, चाल को एस या भी सूचित करते हैं। तो सॉरी चाल को बोलते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, आइए यहाँ पर देखिए, दूरी को किस सूचित करते हैं, एस से किया सूचित, यहाँ पे किए ना। देखिए यहाँ पे चाल को किस सूचित किए, भी से किए, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या आता है, एस बराबर भी, और यहाँ पर चाल है जी, रुकिए 2 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। तो वही तो हम सोच रहे थे जी। देखिए जस्ट बताया, क्या आपको बताया कि चाल को किससे सूचित करते हैं, चाल को भी से, चाल को किससे बोलते हैं, भी से सूचित करते हैं। तो भी यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे जी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। यहाँ क्या हो गया, भी इंटू टी, क्या हो गया, यहाँ पे भी इंटू टी हो गया, समझ गए, ऐसा बराबर। उसके बाद देखिए यहाँ पर समय को टी से, चाल को भी से, भी इंटू टी हो गया। अब जब जान लेता हूँ ना कि किस चीज को किस चीज से सूचित करते हैं, तब इस तरह से इसका सूत्र बना पाए, ठीक है ना। विस्थापन को आपको जस्ट बताया अभी, एस या डी या एक्स, एस या डी या एक्स। देखिए विस्थापन को एक्स सूचित कर दिया, यहाँ पे वेग को जानते हैं भी से और समय को टी से, एक्स बराबर क्या हो गया, भी इंटू टी, विस्थापन बराबर वेग गुना समय हो गया। समझ गए इस बात को। चलिए आगे दिया हुआ है औसत चाल या वेग, कुछ किस बराबर क्या होता है, u प्लस वी बाय टू, यू प्लस वी बाय टू। औसत जब भी निकाला जाता है, किसी भी संख्या का जब औसत निकाला जाता है, समझिए क्या होता है, कुल संख्या बटे टू, कुल संख्या का योग, जितना संख्या दिया है सबका योग बटे टू करते हैं जी, कुल संख्या बटे टू, संख्या का योग बटे टू करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए औसत चाल या वेग जब पूछ रहा है तो क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल, आप जस्ट होता है, यू को क्या कहते हैं, यू को क्या कहते हैं जी, अंतिम चाल, सॉरी यू को क्या कहते हैं, प्रारंभिक चाल, क्या कहते हैं, प्रारंभिक चाल कहते हैं। यू को क्या कहते हैं, प्रारंभिक चाल कहते हैं, और वी को क्या कहते हैं, अंतिम चाल या वेग कहते हैं। अंतिम चाल या वेग जब दोनों को प्लस कर 2 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, 2 से भाग देंगे बाय 2 करेंगे तो औसत चाल या वेग निकलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं औसत चाल या वेग बराबर यू प्लस वी बाय टू। समझ के बात को। उसके बाद आता है आपका त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी वेग यानी चाल में जो परिवर्तन होती है,
ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समय कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन बटे समय को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। अभी जस्ट समझाए हैं कि त्वरण को किस सूचित करते हैं, ए से करते हैं। देखिए त्वरण पाइए, त्वरण किस सूचित कहते हैं, ए से कहते हैं सूचित, ये लिखे ना। वेग में परिवर्तन, जब भी वेग में परिवर्तन होगा, मान चलिए जब भी वेग में परिवर्तन होगा, आप साइकिल से स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए ना, तो क्या करते हैं, साइकिल आप शुरू में थोड़ा क्या करते हैं, स्लो रहता है, फिर जब पैडल जोर से मारते हैं स्पीड बढ़ता है ना, तो कहीं कोई साइकिल चला रहे हैं, कोई बालक कोई आगे से क्रॉस कर रहा है, क्या करते हैं, साइकिल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते रुकते हैं ना, मतलब ब्रेक लेने का मतलब स्लो करते हैं साइकिल। जब साइकिल को स्लो किया, जब साइकिल का आप स्लो किए, क्या आपके स्पीड में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी। स्पीड था आपका हाई, साइकिल स्कूल जाना है, कोचिंग जाना, लेट हो रहा तो स्पीड से चला रहे हैं साइकिल को, स्पीड से साइकिल चला रहे हैं हम, ठीक है ना। तो जब ब्रेक लिए तो स्लो हुआ कि नहीं हुआ, तो वेग में परिवर्तन हुआ ना। तो इसी वेग में जो परिवर्तन हुआ, देखिए यहाँ पर v माइनस यू बाई टी, वी माइनस क्या हो गया, यू बाई टी। आप समझ गए, देखिए v माइनस यू बाई क्या है, टी है जी, यहाँ तक समझे, v माइनस यू। तो v जो यहाँ पर आपको जस्ट क्या बताया, यहाँ पर अंतिम चाल या वेग, अंतिम चाल या वेग है, अंतिम चाल या वेग, अंतिम और माइनस प्रारंभिक चाल या वेग। शुरू में जो चाल था, शुरू में क्या होगा कि स्लो होगा, अंतिम में क्या होगा, हाई स्पीड रहेगा। शुरू में चलाएंगे एकदम धीरे धीरे पैडल मारेंगे, तो फिर मोशन बनेगा, तो फिर क्या है, स्पीड चाल बढ़ाएंगे, तब फिर ब्रेक ले लेंगे, तो इसके चाल कमेगा कि नहीं चलेगा। तो जब अंतिम चाल क्या हो गया, हाई था, तब पर माइनस कर देंगे, जो प्रारंभिक चाल था उसको दोनों घटा देंगे, और बाय टी कर देंगे, बटे समय लगा देंगे, तो तुरंत निकल जाएगा। कितना देर के लिए वैसी मतलब जो कितना देर के लिए, मतलब जो मेरा स्पीड जो त्वरित हुआ था, ठीक है ना, त्वरित हुआ, टूटा स्पीड, मेरा स्पीड जो घटा, तो उसको निकालने के लिए, तुरंत निकालने के लिए v माइनस यू बाई टी करेंगे। समझ गए इस बात को। अगला पॉइंट दिया हुआ है, रेखीय वेग बराबर क्या होता है। तो रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुना त्रिज्या। क्या होता है जी, कोणीय वेग गुना त्रिज्या। और कहिएगा सर रेखीय वेग को किस से करते हैं, v से। कोई भी वेग होता है, कोई भी वेग या चाल को हम जानते हैं कि स्मॉल v से सूचित करते हैं, किससे, स्मॉल v से सूचित करते हैं। और कोणीय वेग को जस्ट ये बताए हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं जी, ओमेगा से। किससे सूचित करते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से। और त्रिज्या को r से, त्रिज्या को r से, यहाँ लिख दिए ना, ओमेगा r। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर, v बराबर क्या हो गया, ओमेगा इंटू आर, या ओमेगा आर, क्या इसको लिख सकते हैं, ओमेगा आर लिख सकते हैं। समझ गए इस चीज को। अब समझते हैं हम लोग क्या वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है। वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है, व्यास बटे 2। व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, डायमीटर को सूचित करता है d से, बाय 2 है तो d बाय 2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d बाय 2, वृत्त की त्रिज्या बराबर d बाय 2। इसको ऐसा लिखा जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो डायमीटर को d से, तो r बराबर क्या हो गया, d बाय 2 हो गया। r बराबर क्या हो गया जी, d बाय 2 हो गया। r बराबर क्या हो गया, d बाय 2 हो गया। समझ गए इस बात को। चलिए, जब इस बात को समझ गए तो उसके आता है वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल को सी सूचित किया जाता है, वृत्त की जो परिधि होती है उसे सी सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। अब देखिए सी सूचित इसलिए किया जाता है क्योंकि परिधि का इंग्लिश होता है सर्कमफ्रेंस। क्या होता है जी, सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस को सी से, तो सी बराबर क्या हो गया यहाँ पर 2 पाई आर, क्या हो गया जी, 2 पाई आर हो गया। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, जब इस बात को समझ गए उसके बाद समझते क्या है कि यहाँ पर दिया है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। गति का इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, इक्वेशन क्या होता है जी, इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, गति का समीकरण, ठीक। उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है v बराबर उसके, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा, दूरी बराबर, यहाँ पर थोड़ा लाइट जो है ज्यादा फोकसित करता है बोर्ड पर, लाइट जो रिफ्लेक्ट ज्यादा हो जाता है, ठीक, दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिएगा s बराबर, दूरी बराबर चाल गुना समय है, s बराबर v इंटू टी है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से रखिएगा, मतलब जो बोलते हैं, ठीक है, जहां पर दिखा बात है इतना दूर थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना, तो थोड़ा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। जो बोलते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर से प्ले करके इसको देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अगला यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे कि जो v बराबर क्या होता है कि u प्लस ए टी होता है। v बराबर क्या होता है जी, सूत्र होता है, समीकरण बनता है जब गति का,
तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। आप जानते हैं कि v होता है अंतिम वेग, v क्या होता है जी, अंतिम वेग होता है, और u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण हो गया, समय t समय हो गया। समझ गए बात को, v u क्या हो गया, a हो गया त्वरण, t समय, और u प्रारंभिक चाल, v अंतिम चाल या वेग होता है। समझ गए इस बात को। उसके बाद आता है एक अगला सूत्र आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप जानते हैं s क्या होता है कि विस्थापन या दूरी होता है, तो वो चीज निकालना होता है हमें। दूरी जब जानते हैं कि दूरी विस्थापन को जनरली हम लोग x सूचित करते हैं, ठीक है ना, दूरी को s से सूचित करते हैं। विस्थापन को हम लोग जनरली x से सूचित करते हैं, किसको, विस्थापन को, ठीक है ना। लेकिन जब दूरी की जब बात किया जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि s से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं जी, s से, दूरी को s से सूचित करते हैं, ठीक है, दूरी को s से। तो जब दूरी को s से सूचित करते हैं हम लोग, तो दूरी यहाँ पर जो निकालना रहेगा सूत्र को इस तरह सूत्र दिया हुआ रहेगा। जब दूरी पूछेगा, दूरी निकालने का सूत्र होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप s समझ गए, दूरी होता है। आप ये जानते हैं क्या कि प्रारंभिक वेग होता है, तो चाल होता है, t समय होता है, ये त्वरण हो गया, t क्या हो गया आपका, समय हो गया, t का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद अगला दिया हुआ है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर, v आपको बताएं जस्ट क्या होता है कि अंतिम चाल या वेग होता है, ठीक है, u प्रारंभिक चाल या वेग हो गया, 2 हो गया एक संख्या हो गया, नंबर हो गया, उसके बाद ये हो गया त्वरण, s हो गया आपका दूरी, डिस्टेंस हो गया। समझ गए बात को। और उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे nवें सेकंड में तय की गई दूरी, यानी कोई वस्तु जो है nवें सेकंड में, कोई समय दे दिया है कि एक इतने सेकंड में दूरी तय कर ली, यानी s यानी दूरी s से क्या होता है, दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, तो करते हैं दूरी को s से, तो कहता है nवें सेकंड में, s nth सेकंड, ठीक है, SN/TH दिया ऊपर में, यानी nवें सेकंड में कोई दूरी तय कर लेता है, तो सूत्र जो बराबर होता है u प्लस ब्रैकेट में 2 u प्लस हो गया, ब्रैकेट के देखो ऊपर ब्रैकेट दिया हुआ 2n-1/2 इंटू a होता है, ठीक। तो आप u जानते हैं कि प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर n क्या हो गया, nवें सेकंड, जो सेकंड दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, इतना सेकंड में दूरी तय कर, इतना दूरी तय कर लिया, जो नंबर दिया रहेगा इतना सेकंड में, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, जितने सेकंड में देगा वो चीज यहाँ पे लिखाएगा नंबर के रूप में। समझ गए बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ गए। जब समझ गए इस सूत्र को, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप ढंग से याद कर लीजिएगा, याद करके अगले क्लास में आइएगा, ठीक। अब देखिए, अब समझते क्या है कि जो कोई वस्तु होती है, हम लोग दैनिक जीवन में क्या करते हैं, बहुत सारे चीज देखते हैं, जीवन में देखते हैं कि नहीं जी, बहुत सारे चीज देखते हैं। देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में हम इर्द गिर्द कुछ वस्तुओं को गतिशील अवस्था में देखते हैं, जैसे हवाई जहाज और पक्षियों को उड़ते देखते हैं, ठीक है ना, है कि नहीं जी। हम लोग जिंदगी में अपने लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज को देखते हैं, हवाई जहाज को उड़ते देखते हैं, पक्षी को उड़ते देखते हैं, ठीक है ना, हम लोग साइकिल चलाते हैं वो देखते हैं, ठीक। उसके बाद बहुत सारा मौसम हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, मछलियां कति तालाब में तैरती है, सब चीज देखते रहते हैं। ये सब गति क्या होती है, हमें बाह्य रूप से दिखाई पड़ती है, ठीक है। कुछ गति ऐसी भी होती है जो हमें बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे कि हमारे शरीर में जो ब्लड, हमारे शरीर में जो यहाँ पे नस जो है, शरीर के अंदर नस जो है, नस में ब्लड फ्लो करती है जी, ब्लड गतिशील रहती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। ये कोई वस्तु, जब ये जैसे मान के चलिए मेरे हाथ में एक मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर के जो अणु और परमाणु होते हैं, जितने भी कण होते हैं, सभी गतिशील में लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। यानी कुछ ऐसे भी गति होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, और कुछ ऐसे भी गति होते हैं जो दिखाई पड़ते हैं। जैसे पेड़ पौधे में गति होती है, आंतरिक गति होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यानी इस प्रकार से हम समझ गए कि गति क्या होती है, कि कुछ आंतरिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बाह्य गति होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से गति इस ब्रह्मांड में क्या होती है, गति होती रहती है। समझ रहे इस बात को, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्या कि समझ गए, गति जो होती है आंतरिक और बाह्य गति तो होती ही होती है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जब इंसान के अंदर, ठीक है, आप अभी क्लास क्या है 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक। 9th में जो पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने में थोड़ा कठिनाइयां होती है। अगर आज आप मेहनत करते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप आज मेहनत करते हैं, ढंग से मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पर फोकस करते हैं, कल के आने वाले समय में आपका रिजल्ट अच्छा होगा। आज मेहनत कीजिएगा तो कल आपका रिजल्ट अच्छा होगा।
अगर आज आप सुख कीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, किताब कॉपी रख दीजिएगा, गार्जन कहिएगा मम्मी हम तो पढ़ने जाते हैं, वहाँ पढ़ने क्या जाइएगा, दोस्त से बातचीत किए, फिर घर से किताब कॉपी लेकर चला है। तो अगर आज आप मस्ती करते हैं तो कल रिजल्ट खराब होगा, आपको दुख किसको भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं, आज पढ़ाई करते हैं, कल रिजल्ट अच्छा किसका होगा, तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। यानी क्या देखिए आप, अगर पहले अगर दुख करेंगे तो बाद में सुख मिलेगा, ठीक है, अगर अभी पहले सुख करेगा तो बाद में दुख मिलेगा, तो एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए क्या होता है, उसके उसके देखिए ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि कोई भी चीज जो होती है विराम और गति के साथ, देखिए उसी प्रकार क्या है कि बिना विराम की गति कल्पना नहीं कर सकते, और बिना गति का विराम कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम लोग बिना दुख के सुख की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार, ठीक है ना, बिना गति के बिना विराम की कल्पना नहीं कर सकते, या बिना विराम के बिना गति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? देखिए अब समझते हैं, देखिए विराम एवं गति, अब समझते हैं पहले क्या है कि विराम क्या होता है और गति क्या होता है। समझिए पहले विराम क्या होता है, व्हाट इज रेस्ट। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में समझा जाता है। जब कोई वस्तु क्या होती है, क्या है, समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है, ठीक, तो क्या विराम में समझा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मेज पर रखी पुस्तक, मेज पर रखी पुस्तक, जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ पर एक डस्टर रखा हुआ है, ठीक, ये डस्टर रखा हुआ, क्या है आप डस्टर जो देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है जी, दिखाई जो पड़ रहा है डस्टर, क्या ये गति कर रही है, ये हाथ पर रखा हुआ है, तलत पर रखा हुआ है, इससे किसी प्रकार का मोशन नहीं हो रहा है, इस समय के साथ परिवर्तन हुआ है। देखिए इस समय जो चल रहा है, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5, इस समय की जो घड़ियां है चल रही है, कभी रुकती नहीं है, समय आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो समय के साथ नहीं बदलता है, अपना स्थान बदला समय के साथ, अपने समय के साथ अपना स्थान ये बदला नहीं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं वैसी वस्तुएं जो अपने समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलते उसे क्या कहते हैं, हम लोग विराम में कहते हैं। स्थान नहीं बदला, मेरे हाथ में मार्कर स्थान बदला है, समय के साथ बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, यानी विराम में भी है, ठीक है। जब ये यहाँ पे है, फिर इसको यहाँ पर आ गया समय के साथ, यहाँ था फिर यहाँ आ गया, इसमें गति हुआ, समय के साथ स्थान बदल लिया, लेकिन यहाँ पर जो रखा हुआ है स्थान नहीं बदला, इसका मतलब ये विराम में है। समझ रहे हैं बात को, विराम समझ गए। गोल घर पर बैठा, अगला एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि गोल घर पर बैठा बालक, यानी गोल घर, पटना में जो गोल घर है जी, को पटना में पूछा जाएगा गोल घर कहाँ पर है, क्वेश्चन जीके में आपका आ जाएगा इससे, ठीक है ना। तो गोल घर कहाँ थे, पटना में है, तो पटना में गोल घर है, एग्जाम्पल दिया है, गोल घर पर कोई बैठा व्यक्ति है या बालक है तो बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब गोल है तो गोल घर गोल गोल घूम रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। बैठा बालक क्या है कि एकदम पूरा विराम अवस्था में, क्योंकि समय के साथ उसको कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, बैठा हुआ है, परिवर्तन होगा उसमें, नहीं होगा। समझ गए कि विराम क्या होता है। और समझते कि गति क्या होता है, व्हाट इज मोशन। जब कोई वस्तु समय के साथ निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान बदल देता है, उस वस्तु को गति में समझा जाता है। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान बदल देता है, जैसे मान के चलिए, देखिए ये तलत यहाँ पर देखिए, जस्ट यहाँ पर रखा हुआ है वस्तु, डस्टर रखा हुआ है, देखिए दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे रखा हुआ है कि कुछ सेकंड के बाद ये वस्तु क्या है, उठकर यहाँ से यहाँ आ गया, आया ना, स्थान बदला कि नहीं बदला, समय के साथ स्थान बदला कि नहीं बदला, ये क्या कहलाएगा, गति में कहलाएगा। जैसे आप हमको देख रहे हैं, यहाँ पे भी खड़े हैं, दिखाई पड़ रहे हैं जी, चलिए दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर भी दिखा रहे हैं हम, इसमें क्या है, समय के साथ गति को, समय के साथ स्थान बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। जब नहीं बदल रहे हम लोग क्या है, हम विराम में हैं। जैसे अब यहाँ से कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ेंगे, इसे हुए, क्या देखे अभी वह जस्ट वहां पर थे, यहाँ पे आ गए। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग क्या किए, समय के साथ स्थान को परिवर्तन कर लिए, परिवर्तन किए कि नहीं किए। जो समय के साथ जो स्थान का परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समझ गए गति क्या होता है। जैसे दौड़ता हुआ बालक दौड़ रहा है, पल पल सेकंड में उसका स्थान बदल रहा है, क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, जैसे दौड़ रहा है, दौड़ेगा तो स्थान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल रहा। नदी की बहती जलधारा, नदी में जो जलधारा यानी पानी का जो फ्लो होता है, पानी जो बहती है, ठीक है, तो क्या होता है कि रुकी हुई रहती है, नहीं वो बहती रहती, पल पल सेकंड उसका स्थान बदलते रहता है, ठीक है ना। तैरता हुआ मनुष्य, पानी में कोई आदमी तैर रहा है तो उसकी गति बदलती रहती है, ठीक है ना।
एक समान गति नहीं होती है। ठीक, अब देखिए कहता है कि विराम एवं गति परस्पर सापेक्षिक होते हैं। अब इसको समझते हैं कि विराम और गति क्या परस्पर सापेक्षिक कैसे होते हैं, उसको समझिए। उसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। आपने कभी ट्रेन में सफर की है जी? की है। सफर जो ट्रेन में हम लोग करते हैं तो मजा आ जाता है ना जी, मजा आ जाता है। देखिए ट्रेन में जब हम लोग सफर करते हैं तो बचपन में, जब याद कीजिए बचपन का उस दिन, ठीक है, जब बचपन में जब ट्रेन पापा के साथ मम्मी के साथ जब ट्रेन में जाते हैं भाई के साथ, तो ट्रेन में जब बैठते हैं तो बाहर देखते हैं, वाह लगता है कि सब कुछ दौड़ रहा है ना जी। पेड़ पौधा दौड़ रहा है, जो आदमी बगल में खड़ा हुआ है, जो पिलर है बड़ा बड़ा समझे बगल में लगा हुआ, ट्रैफिक लाइट वाला जो है वहां से सिग्नल वाला, सब लाइट जो लगता है दौड़ रहा है। और पेड़ पौधे क्या रहा आपस में दौड़ रहे हैं, और हम लोग बैठे हैं और सब दौड़ रहा है। ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता था कि नहीं लगता था बचपन में, ठीक है ना, ऐसा लगता था बचपन में। लेकिन ऐसा क्यों लगता है, आज हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। देखिए जब हम लोग क्या है ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं, जब ट्रेन में बैठे रहते हैं, जब बाहर की चीज को देखते हैं तो बाहर का चीज लगता है गति में, क्या है गति में। लेकिन बाहर का चीज क्या लगता है, खिड़की से बाहर जब देखते लगता है सब गति में जा रहा है, उड़ रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन जब हम लोग क्या है कि ट्रेन में बैठे व्यक्ति, जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए, मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है, जब उसको देखते हैं तो यार लगता है बैठा हुआ है, फिर बाहर देखते हैं यार वो तो दौड़ रहा है। ये क्या यानी क्या है कि ट्रेन में बैठे व्यक्ति जो हमें दिखाई पड़ता है वो आराम विराम व्यवस्था में लगता है, ये बैठा हुआ तो क्या है विराम व्यवस्था में है। लेकिन ये ट्रेन के जब बाहर देखते तो लगता है आदमी फॉलो दौड़ रहा है, गतिशील में दिखाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट देखिए क्या होता है कि जो ट्रेन के बाहर व्यक्ति होते हैं, ट्रेन के क्या होते हैं बाहर व्यक्ति है, और ट्रेन के अंदर देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ट्रेन के अंदर उसको दिखाई पड़ता है कि ट्रेन में बैठा व्यक्ति भी और ट्रेन भी आप क्या हो रहे दौड़ रहे हैं गति में, उसको दिखा। अब देखिए जब स्टेशन जाइएगा आप कभी जाते होंगे बचपन में, अभी भी जाते हैं, तो देखिएगा क्या कि ट्रेन जैसे स्टार्ट हुआ, ठीक ट्रेन चल गई, स्पीड पकड़ ली ट्रेन, आप देखिएगा ट्रेन बैठा व्यक्ति लगेगा कि एकदम आदमी भी दौड़ रहा है, आदमी भी गति में और ट्रेन भी गति में, दोनों गति में दिखाई पड़ता है। लेकिन आप जब देखिएगा अपने आसपास के आदमी को विराम अवस्था में, आसपास को पेड़ पौधा जितना भी घर है, आदमी आपके साथ बगल में खड़ा उसको दिखेगा, क्या लगेगा यहाँ पर विराम अवस्था में बैठा हुआ है। लेकिन ट्रेन को देखिएगा और उसमें बैठे आदमी लगेगा कि वो क्या है गति में है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी वस्तु की गति की कल्पना विराम के सापेक्ष, विराम की कल्पना गति के सापेक्ष की जाती है, ठीक है ना, अर्थात की जाती है कि नहीं की जाती जी, अर्थात विराम एवं गति परस्पर सापेक्षिक। समझ गए ना, समझ गए इस बात को बहुत ही आसान तरीके से। यानी क्या ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है, बाहर देखेगा तो उसको गति महसूस होगा, ठीक है ना, यानी विराम में वो है लेकिन उसको बाहर दिखाई पड़ रहा है गति में, लेकिन जो बाहर जो विराम में है अंदर देखा है गति में, एक दूसरे को सापेक्ष है कि नहीं, स्थान एक बदल रहा है, देखो स्थान पकड़े हुए हैं, विराम अवस्था में वो तो गति अवस्था में। इस प्रकार से कह सकते हैं विराम एवं गति परस्पर सापेक्ष होते हैं। ज्यादा समझने में कोई दिक्कत है जी नहीं ना। चलिए इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोगों का जो क्लास रेगुलर स्टार्ट हो चुका है, तो बच्चे मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और किसी तरह का कोई डाउट हो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साइड में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको अपडेट मिलते रहेगी। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।